नमस्कार। आज जिस विषय के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं उसका नाम है क्वांटम कंप्यूटर्स। देखिए सामने लिखा है क्वांटम कंप्यूटर्स। तो सबसे पहले मैं विषय की जो उपयोगिता है वो आपको बता देता हूं कि क्वांटम कंप्यूटर्स क्यों महत्वपूर्ण है हमारे इस आज के लेक्चर में। तो देखिए सबसे पहले मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जामिनेशन, जहां पर भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछा जाता है, जैसे कि सामान्य रूप से यूपीपीसीएस और यूपीएससी के पेपर में पेपर नंबर 3 में जो है साइंस एंड टेक पूछा जाता है आपसे, तो वहां के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बार इससे 90% क्वेश्चन आने का चांस है यूपीपीसीएस के मेंस में, और आने वाले समय में आपसे यूपीएससी भी इस प्रश्न को पूछ सकता है। साथ ही साथ अपने लेक्चर में जो बातें मैं आपको बताऊंगा उन बातों का सबसे बड़ा महत्व ये होगा कि इसी चीज को लेकर के आने वाले समय में प्रीलिम्स एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लीजिए, प्रीलिम्स की बात चली तो एक बात मैं आपको बता देता हूं कि क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में यदि आपसे पूछा जाए कि किस कंपनी ने क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए हैं या क्वांटम कंप्यूटर्स बनाया है क्वांटम कंप्यूटर, तो आप जवाब देंगे IBM, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। याद कर लीजिएगा इसको, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM ने इसको बनाया है, ये आप याद कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सामान्य रूप से। अब विषय को आगे लेकर के चलते हैं, और सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स क्या है। ये जानेंगे हम कि क्या है क्वांटम कंप्यूटर्स, आखिर क्या है, व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटर। तो आपके जहन में बहुत सामान्य सी बात आ सकती है, और वो सामान्य सी बात यह है कि शायद क्वांटम कंप्यूटर जो है हमारे जो आज के कंप्यूटर है उसको क्या कहेंगे। वैसे तो जो कंप्यूटर होता है जिसको आप प्रयोग करते हो उसको डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। सामान्य भाषा में मैं इसको पारंपरिक कंप्यूटर भी कह दूं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आज परंपरा में इसी कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग करने लगे। तो पारंपरिक कंप्यूटर है। तो आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि जब क्वांटम कंप्यूटर्स आया तो शायद हम जो जिस कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं ये उसका कोई बेहतर, अपग्रेडेड, बेटर या कोई बेस्ट वर्जन हो सकता है। और अगर आपके दिमाग में ये बात आती है तो आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। चलिए समझते हैं कि आखिर फिर जब ये बात गलत है तो आखिर क्वांटम कंप्यूटर है क्या। इस लेक्चर में हम यही समझेंगे कि क्वांटम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, और जब तक आपको ये टेक्नोलॉजी के बारे में बात पता नहीं लगती कि टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, आपसे आने वाले समय में बहुत से प्रश्न प्रीलिम्स में भी इसकी टेक्नोलॉजी को लेकर के पूछे जाएंगे। मैं पक्का दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि परीक्षा बार बार नए और कठिन प्रश्नों को पूछती है। तो आगे बढ़ते हैं इस बात को लेकर के कि अब देखते हैं कि वास्तव में क्वांटम कंप्यूटर है क्या। तो जैसे मैंने बताया था कि ये कोई अपग्रेडेड वर्जन, बेटर वर्जन, बेस्ट वर्जन तो है नहीं। देखिए समझते हैं थोड़े से उसमें। हम लोग एक युग में जिए जिसमें लोग रोशनी के लिए अपने घरों में दिए जलाया करते थे, मोमबत्तियां जलाया करते थे। लेकिन फिर एक महान वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपने वादे को निभाया, और उन्होंने लोगों के लिए एक बल्ब बनाया। रोशनी इससे भी मिलती है, इससे भी मिलती है, लाइट, प्रकाश, और एक इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब भी आपको प्रकाश देता है। तो फिर फर्क क्या है? फर्क यदि एक शब्द में अगर आपसे पूछा है तो फर्क है टेक्नोलॉजी का। किसका फर्क है? टेक्नोलॉजी का। यहां हम किसी फ्यूल को बर्न करके, यहां पर हम सरसों का तेल ले सकते हैं, लंप भर ले अगर बोतल में तो मिट्टी का तेल भर सकते हैं,
यहां पर हम मोम जलाते हैं, वैक्स जलाते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा, इज कन्वर्टेड इनटू, किस में बदला जाता है, लाइट एनर्जी में, यानी कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इनके बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो टेक्नोलॉजी का है। आप 1000 अपग्रेडेड किस्म की इतनी बड़ी मोमबत्ती बना सकते हैं, बना लें तो भी वो बल्ब नहीं हो सकती। आप किसी भी तरीके का बड़ा दिया बना लें, बट इट कैन नॉट बी अ बल्ब। अब दूसरी बात करते हैं, बल्ब यूज करते 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 हम बड़े हुए और आने वाले समय में हमारे पास एक नई चीज आई जो कुछ देखने में इस तरह से होती थी, उसमें कई सारी कुंडलियां टाइप की लगी रहती थी अंदर, इस तरह से, और इसको नाम हमने दिया CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। जब ये जलती थी तो सफेद रंग की रोशनी आती थी, कई तरह से आती थी, इस तरह से भी आती थी, जलेबी जैसे आकार की, ऐसी भी आती थी, ये भी CFL होती थी, देखा है आपने, अभी भी यूज होती है। तो अगर आप कहोगे क्या ये बल्ब का अपग्रेडेड वर्जन है, तो जवाब होगा गलत, बिकॉज दोनों की टेक्नोलॉजी अलग है। द बेसिक टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ द थिंग्स, बोथ द अप्लायंसेस आर डिफरेंट, और द बेसिक डिफरेंस इज कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को बदलता है और ये एक अलग सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें एक उच्च आवृत्ति के तरंग को निम्न आवृत्ति के तरंग में बदला जाता है, इसलिए इसको फ्लोरोसेंट लैंप कहते हैं। और देखते देखते कुछ साल बीते और CFL के बाद एक नई चीज हमारे सामने आ गई, मैं उसको यहां बना देता हूं, और वो थे फिर से एक बल्ब, और ये बल्ब जो थे वो LED बल्ब थे। अब आप कहो कि क्या CFL का ये बेटर वर्जन है, तो जवाब होगा नो। क्यों? बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज कंप्लीटली डिफरेंट। दोनों की टेक्नोलॉजी, दोनों की प्रौद्योगिकी में अंतर है, हिंदी में शुद्ध बोले दे रहा हूं, प्रौद्योगिकी अंतर है, और वो प्रौद्योगिकी अंतर यह है कि LED जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम करता है। किस पर काम करता है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर। ये सब बातें आप कहीं नोट भी कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो द टेक्नोलॉजीज आर कंप्लीटली डिफरेंट। तो अब अगर एक बात मैंने बहुत सरल रूप से आपको समझाई है, किस तरह से तकनीकी परिवर्तन है, तकनीकी उन्नयन नहीं है, तकनीकी परिवर्तन है। तो हमने एक तकनीकी परिवर्तन के रूप में प्रकाश को प्राप्त किया अपने जीवन में। द सेम थिंग इज दैट with the quantum computers also. Quantum computers works on the very different principles from the traditional digital computers. So first of all, we will understand. So before coming to the point, I want to make you completely understand the principle of digital computers. कि digital computers काम कैसे करते हैं। digital computers मैं हिंदी में भी लिख देता हूं क्योंकि हिंदी माध्यम में ही ले रहा हूं कक्षा को। तो digital computers कैसे काम करते हैं, इनका क्या प्रिंसिपल है काम करने का। बहुत घुस करके नहीं बताऊंगा, लेकिन इतनी सामान्य सी बात बता दूंगा कि ये किस पर काम करते हैं। तो इसको समझें, इससे पहले हम एक खेल खेल लेते हैं। खेल खेलते हैं छोटा सा। आपने सब लोगों ने क्रिकेट तो खेला ही होगा। तो जब क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं तो दोनों टीम के कप्तान आपस में एक सिक्का लेते हैं और सिक्के को उछालते हैं। एक हेड मांगता है, एक टेल मांगता है, कोई भी एक कुछ भी मांग लेता है। तो यदि हेड आ जाता है तो एक टीम टॉस जीत जाती है, और यदि टेल आ जाता है तो दूसरी टीम टॉस जीत जाती है। सिक्के के दो पहलू, H और T। तो अगर T आएगा तो टीम B टॉस जीतेगी, और यदि हेड आएगा तो टीम A टॉस जीत जाएगी। ये सारा खेल तो आपने ये टॉस तो किया होगा ना। अब सपोज कीजिए कि इस तरीके का एक टॉस हम एक कंप्यूटर के साथ करते हैं, और ये कंप्यूटर जो है डिजिटल कंप्यूटर है। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। इट में क्वाइट कंफ्यूज हुई, थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि आप अपने बाल खुजाने लगो, लेकिन जब आप पूरा लेक्चर समझोगे तभी आप समझ पाओगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आने वाले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वांटम कंप्यूटर के बेसिक्स पूछे जाएंगे। फिर आप कहोगे कि पहले तो बताया नहीं।
इसलिए अभी बता दे रहा हूं। तो देखिए, अब आप एक डिजिटल कंप्यूटर के साथ टॉस करते हैं, सपोज कीजिए, और टॉस कैसे होगा देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि पहली चाल कंप्यूटर सिक्के को, ये सिक्का है आपका, और पहली चाल कंप्यूटर चलता है और कंप्यूटर सिक्के को पलट देता है, फ्लिप करता है, पलट देता है, कब सिक्के को पलटता है। लेकिन सिक्के के पलटने पर क्या आया ये आपको दिखाई नहीं देता, और ये कौन करता है? कंप्यूटर। अब आपकी बारी आती है। अब सिक्का आप पलटते हो, तो सिक्का जब आप पलटते हो तब भी कंप्यूटर को, ये आप हैं यू, और ये दूसरा फ्लिप हुआ, तब भी कंप्यूटर को ये दिखाया नहीं जाता कि आखिर क्या है। अब आप दोनों को ही नहीं पता कि आखिर पलटने में आ क्या रहा है। अगली चाल फिर चलते हैं, एक बार फिर से पलटते हैं, लेकिन ना तो कंप्यूटर को पता है ना आपको पता है कि सिक्के पर क्या आया, और तीसरी चाल में जाकर के हम पत्ता खोल देते हैं। अब सपोज कीजिए कि टीम ए जो थी वो कंप्यूटर था और टीम बी आप थे। यदि सिक्के पर हेड आता है फाइनली तो कंप्यूटर जीता, और यदि सिक्के पर टेल आया तो आप जीते। ठीक है, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। इतनी अंग्रेजी तो आप समझ सकते हैं। तो यहां ये देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्या हुआ, कैसे कंप्यूटर जीता। अब थोड़ी सी आपको लग रहा होगा कि क्या बता रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा, अब देखते हैं। अब हम बहुत सारे लोग मिलकर के यदि बैठे हैं, 50, 100, 25, 10, अगर हम लोग बैठे और कंप्यूटर के साथ ऐसा ही टॉस का गेम हम लोग खेलें, कॉइन टॉस का गेम, तो व्हाट विल हैपन? यदि हम आंकड़ों को कैलकुलेट करेंगे, आपके जीतने का, कंप्यूटर के जीतने का, 10 लोगों का, 20 लोगों का, 50 लोगों का, तो आप देखोगे कि ये परसेंटेज जो है कंप्यूटर वर्सेस हम लोग, अस, हिंदी में कहें तो हम, कंप्यूटर, ये लगभग 50% के लगभग होगा। ताज्जुब करेंगे आप, ऐसा क्यों होगा? लेकिन अब मैं आपको इसको समझाता हूं ऐसा क्यों होगा। इसको मिटा दे रहा हूं, ये अब आपको बताता हूं आगे कि ऐसा क्यों होगा। देखिए ध्यान से, इसको मिटाता हूं मैं नीचे से, सिक्के बने रहने दीजिए, ध्यान से देखते हैं। देखिए, कंप्यूटर डिजिटल डिवाइस है, और डिजिटल डिवाइस की जो भाषा होती है वो बाइनरी। हिंदी में भी आप बाइनरी लिख सकते हो, बहुत हिंदी लिखनी है तो द्विआधारी लिख सकते हैं, द्विआधारी भाषा का प्रयोग करता है। और इसकी जो अंक पद्धति है उसमें दो ही चीजें होती हैं, 1 और 0, और इस एक 1 को या 0 को हम लोग क्या कहते हैं? बिट्स। ये सब आप नोट करते जाइए, यदि आपको कंप्यूटर्स के बेसिक नहीं पता तो ये भी कवर हो जाएगा आपका। क्या कहलाते हैं? बिट्स। अब सपोज करिए कि हमने, अब दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। अब 1 और 0 को कैसे भी आप देख सकते हो, लाइट ऑन, लाइट ऑफ, बल्ब ऑन, बल्ब ऑफ, दरवाजा खुला, दरवाजा बंद, सिग्नल ऑन, सिग्नल ऑफ। तो यही हम ऐसा कर लेते हैं यहां पर कि हेड को 1 मान लेते हैं और टेल को 0 मान लेते हैं। तो आप गणित की सामान्य से प्रायिकता लगा लीजिए कि 1 या 0 आने का कितना चांसेस है, तो आप कहोगे 1/2। सीधा सा सिद्धांत, कितना? 1/2। इसी को क्या कहते हैं? 50%। यही कारण हुआ कि जब बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर के साथ गेम खेला तो 50% चांसेस में कंप्यूटर जीता और 50% चांसेस में हम लोग जीते। बहुत सीधा सा क्लियर हो गया ना। तो डिजिटल कंप्यूटर के साथ यदि हम टॉस का गेम खेलेंगे तो कुछ इस तरह से चलेगा। आगे देखते हैं। अब यही खेल हम डिजिटल कंप्यूटर के साथ नहीं खेलते।
नाउ विल प्ले दिस गेम विद अ क्वांटम कंप्यूटर। अब ये खेल हम क्वांटम कंप्यूटर के साथ खेलते हैं। क्वांटम कंप्यूटर वर्सेस अस। अब हम कितने भी लोग हो सकते हैं। फ्लिप करते हैं, 0 और 1 हटाते हैं। एच आएगा तो कंप्यूटर जीतेगा, ये आ रहा, यहां तक आ रहा है। एच आएगा तो कंप्यूटर जीतेगा और टेल आएगा तो हम लोग जीतेंगे। तो हम लोग खेल तो सकते नहीं हैं, लेकिन रिजल्ट मैं आपको बता सकता हूं, एंड द रिजल्ट्स विल बी वेरी शॉकिंग टू यू। बहुत कमाल का रिजल्ट होने वाला है आपके सामने, जिसको देख करके आप ताज्जुब में पड़ जाओगे। सोच के देखो कि यदि हम लोग 100 लोग खेले तो कितनी बार जीते कंप्यूटर से। आंकड़ा निकाला जाए, खेल तो नहीं सकते हैं, लेकिन यदि आंकड़ा निकाला जाए तो केवल 3%, यानी 100 में से केवल 3 लोग जीतेंगे। 100 लोग खेले तो सिर्फ 3 लोग जीतेंगे और 97 बार कंप्यूटर जीत जाएगा, यानी 97 टाइम्स कंप्यूटर विल विन, अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स वी विल विन। और ये हम जीत इसलिए होगी क्योंकि थोड़ी सी ऑपरेशनल एरर जो होती है कंप्यूटर की, उसके कारण कंप्यूटर जीत जाएगा, हम जीत जाएंगे, कंप्यूटर हार जाएगा। तो दिस इज अ वेरी शॉकिंग फैक्ट अबाउट कंप्यूटर। और अब आप पूछोगे कि ऐसा भाई क्यों हुआ, तब तो हम लोग बराबर जीत रहे थे, 50-50% का रेशियो था, ये क्या हुआ एकदम से कि 90% बार। अब सपोज करिए कि टॉस ऐसी जीतनी हो और अगर दूसरी तरफ कंप्यूटर टॉस जीत रहा हो तो हर बार टॉस वही जीतेगा, हम तो अपनी चॉइस ले ही नहीं पाएंगे बैटिंग या बॉलिंग में। बट ये सत्य है। सत्य है, क्यों है, अब इसको हम लोग समझते हैं। अब आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि ऐसा क्यों हुआ। अब आते हैं, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, यहां से समझने के लिए आपके लिए कुछ, लिखने के लिए कुछ नहीं है, समझने के लिए बहुत कुछ था, और इतना आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। तो अब समझते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर्स में अभी आपने देखा कि आप 2 ही सिरों पर हो सकते हो। ये है बिट, और बिट कैन बी 1 और 0, इसके बीच में कोई मार्ग है नहीं इसके। तो सबसे पहला सिद्धांत जो क्वांटम कंप्यूटर्स फॉलो करते हैं, क्वांटम computer, I hope you will not have a problem when I am writing this in English. I can write for you it in Hindi also. Quantum computer, quantum computers. क्वांटम कंप्यूटर्स के साथ क्या होता है, क्वांटम कंप्यूटर क्या कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटर किस चीज पर काम करता है, उसको हम लोग कहते हैं क्यूबिट। क्या कहते हैं, क्यूबिट। ये आप याद कर लीजिए बहुत अच्छी तरह से। आपसे प्री यानी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है, या उसका जो अंक होता है, उसकी जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो क्या होती है। तो जवाब होगा क्यूबिट। अब क्यूबिट क्या होती है, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा नजारा क्वांटम फिजिक्स का लेंगे। ये क्वांटम फिजिक्स होती क्या है, क्या है भाई क्वांटम फिजिक्स। हो सकता है आप लोग पढ़ कर के आए हों, थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि ये क्वांटम फिजिक्स क्या है। देखिए क्वांटम फिजिक्स क्या है, हमने जो है सबसे पहले अणु यानी मॉलिक्यूल के बारे में जाना, फिर हमने जाना कि अणु जो है परमाणु से मिलकर के बना होता है यानी एटम। फिर हमने यह भी जाना कि परमाणु खुद तमाम बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी बहुत सारे कण होते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो। तो बेसिकली जो क्वांटम फिजिक्स है, इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज स्मॉल पार्टिकल्स। ये इलेक्ट्रॉन, विशेषकर जिसकी चीज का प्रयोग हम लोग करेंगे इसमें, वो है इलेक्ट्रॉन या फोटोन।
फोटोन क्या होता है जान लीजिए, फिर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। फोटोन होता है प्रकाश कण को फोटोन कहते हैं। प्रकाश कण यानी लाइट पार्टिकल इज कॉल्ड फोटोन। आइंस्टाइन ने कहा था, याद रखिएगा, आइंस्टाइन ने कहा था, यह भी याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए इसके बारे में। तो हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज को, फोटोन की प्रॉपर्टीज को और छोटे जो एटॉमिक के कंपोनेंट पार्टिकल्स हैं, उसके जो घटक कण हैं, हिंदी में बोलूं तो उसके जो घटक कण हैं, उनका अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ उसके व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं कि उनका व्यवहार किस प्रकार का होता है। तो क्वांटम फिजिक्स क्या होती है, क्वांटम भौतिकी क्या है? क्वांटम भौतिकी भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो परमाणु के सूक्ष्म कणों के व्यवहार का अध्ययन करती है, साथ ही साथ उनको नियंत्रित करने का प्रयास भी करती है। तो इन क्वांटम फिजिक्स वी कैन से सिंपली दैट वी बिहेव और कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन और फोटोन। ये अच्छी सीधी सी परिभाषा हो गई, लेकिन ये बिहेवियर है क्या, इसको तो समझना पड़ेगा। तो यदि आपने 12th में केमिस्ट्री पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, तो मैं थोड़ी सी बात बता देता हूं। यह बताया गया कि इलेक्ट्रॉन कण भी हो सकता है, यानी इट कैन बी अ पार्टिकल, और तरंग भी हो सकता है। इट मीन्स दैट इट कैन बी अ वेव एनी टाइम, सो इट इज अनप्रिडिक्टेबल। ये इसके साथ अनिश्चितता है, और हाइजेनबर्ग ने एक अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। तो क्या है? अनिश्चितता। दूसरी अनिश्चितता समझिए। दूसरी अनिश्चितता जो है वो ये है कि प्रकाश को भी हमने कई बार समझा। पहले हम लोग ये मानते थे कि प्रकाश जो है तरंग है, किरण है। तो हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़े, परावर्तन और अपवर्तन हिंदी में कहूं तो। फिर हमने, न्यूटन ने कहा कि प्रकाश में कणिकाएं होती हैं, तो उन्होंने अपना कणिका सिद्धांत दिया। लेकिन यंग ने दोबारा यह सिद्ध किया, यंग एक फिजिसिस्ट थे, अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। यंग ने कहा, एक प्रैक्टिकल किया और उसने ये प्रूव किया कि प्रकाश जो है एक तरंग है, प्रकाश जो है एक वेव है, इट्स अ वेव। और ये सिद्ध हो गया कि प्रकाश वेव थी। अब वो किस तरह से किया ये यहां का विषय नहीं है, मैं आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन इसके आगे आइंस्टाइन ने यह प्रूव किया कि प्रकाश कण होता है, और फिर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रकाश कण भी हो सकता है और तरंग भी हो सकता है। तो इसमें भी एक क्या होता है? डुअल नेचर होता है। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर। इतनी बात आप समझ लीजिए, लिख लीजिए, जो भी करना चाहें यहां से आप लिख लीजिए। अगर समझ में ना आए तो दोबारा रिवर्स करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ता हूं मैं। It is very important to understand the principle of quantum computers because quantum physics is future. I am repeating again, quantum physics is the future. So you have to look into the future because you are moving ahead into the future, traveling into the future, traveling across the time and space. So you have to understand what are quantum computers. तो अब क्या होता है कि waves यदि आपने पढ़ी हो, यानी तरंग, तो तरंग की एक प्रॉपर्टी होती है, एक लक्षण होता है तरंग का, उसको हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन यानी कहने का मतलब अध्यारोपण। शुद्ध हिंदी में सुनेंगे तो वही बता दूंगा, अध्यारोपण। अब सामान्य भाषा में समझें तो क्या कह सकते हैं हम? अध्यारोपण में दो तरंगें एक दूसरे के ऊपर आ जाती है और एक दूसरे से मिल जाती हैं पूरी तरह से। आप अंदाजा नहीं लगा सकते ये कितनी मिली हैं, कितनी हैं, लेकिन ये पूरी तरह से एक दूसरे से मिल जाती हैं। और कभी कभार दो तरंगें एक साथ मिल करके तरंग के प्रभाव को बढ़ा भी देती हैं और घटा भी जाते हैं। ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। ये एक और बात समझ लीजिए क्या स्थिति होगी। तो देखिए, बस अब हम मूल जड़ तक पहुंच गए कि क्या चीज होती है क्वांटम फिजिक्स में। तो क्यूबिट जो है वो 0 भी है और 1 भी है, बट इट इज अनप्रेडिक्टेबल। समझ लीजिए अब बस, क्योंकि ये सुपरपोजिशन स्टेट में रहती है क्यूबिट,
तो ये पता लगाना मुश्किल है कि ये सीधी सीधी 1 या 0 है, या 70% 1 है और 30% 0 है, या 30% 1 है और 70% 0 है, या 90% 0 है, 10%। इट कैन बी इन एनी स्टेट, इट इज अनप्रेडिक्टेबल, टोटली अनप्रेडिक्टेबल। यदि मैं वही सिक्का आपको बना करके दिखाऊं तो मुझे 2 रंग का सिक्का बनाना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक 0 जो है वो ब्लू कलर का है और एक काले रंग का है, तो वो जो स्टेट होगी ना, वो उसकी कोई भी स्टेट हो सकती है। इतना इतना काला भी हो सकता है वो सिक्का, इतना इतना काला भी हो सकता है, इतना काला भी हो सकता है, बाकी का नीला। बड़े प्यार से समझिए बात को, मुश्किल है, हर कोई नहीं पढ़ा सकता, दावा करता हूं मैं। रिटर्न मैटर आपको तमाम मिल जाएंगे, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर नाम की चिड़िया को आप पहचान नहीं पाओगे क्या चीज होती है। अब देखिए, डिफरेंट सुपरपोजिशन उस सिक्के की कंडीशंस हैं जो अनप्रेडिक्टेबल है, टोटली इट इज अनप्रेडिक्टेबल। तो हेड आएगा या टेल आएगा, हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, और जब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो जब फ्लिप होता है तो ये वास्तविक रूप से अपने आप को अंत में जाकर के हेड के रूप में ही लेकर के आता है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है। तो मेरी समझ में अब आपको आ गया कि क्यूबिट जो है बिट की तुलना में क्या डिफरेंस रखती है। वो सिर्फ 0 या 1 में नहीं रह सकती है, वो एक मिश्रित, मिक्स्ड, टोटल मिली हुई स्टेट में रह सकता है। जैसे आप पानी में कोई कुछ बूंदे नील की डाल दीजिए तो पहले शुरुआत में नील आपको हल्का सा घूमता हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर आप उसको घोल दे तो पूरा पानी नीला हो जाएगा। ऐसे ही इसमें भी कुछ होता है, लेकिन मजेदार बात यह है कि बाद में ये किसी भी एक रूप को धारण कर सकती है। सपोज करिए नील की एक बाल्टी दोबारा से पानी का रंग ले ले या नील का रंग ले ले। मजेदार बात है ना, यही क्वांटम कंप्यूटर्स की खूबी है। अब मैं आपको बताता हूं क्वांटम कंप्यूटर्स क्या चमत्कार कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा सिर खुजला रहा हो आपका, एक बार फिर रिवर्स करके देख लीजिएगा, मैं बताता हूं कि क्या फायदा हो सकता है सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर से, जो सुपर कंप्यूटर से भी नहीं हो सकता। इसको मैं मिटा रहा हूं, उतना मिटा रहा हूं जितना आपके लिए जरूरी नहीं बचा है। जो जरूरी बचा है वो अभी लिखा हुआ है। आपने 2-3 चीजें आजकल बड़ी की होंगी, देखी होंगी। सबसे पहले तो आपने पासवर्ड बहुत बनाए होंगे, और दूसरा आप मैसेज, हिंदी में भी लिख दूं, वैसे पता होगा, जरूरत नहीं है हिंदी लिपि में लिखें इसको, संदेश लिख देता हूं। अच्छा चलो, मजेदार बात, संदेश। और पासवर्ड तो पासवर्ड ही होता है। इन दोनों चीजों को एक चीज कह सकते हैं, सीक्रेट की, सीक्रेट की यानी गुप्त कुंजी। वैसे हिंदी में लिखना नहीं है ऐसा, सीक्रेट की ही लिखना। आपने देखा होगा हैकर्स मैसेज को हैक कर लेते हैं, हैकर्स पासवर्ड हैक कर लेते हैं। बड़े बड़े नासा, आप अक्सर सुनते होंगे नासा का पासवर्ड हैक कर लिया, किसी बहुत बड़े संस्थान का, किसी बैंक का पासवर्ड हैक कर लिया। तो ये हैकिंग होती कैसे है? क्योंकि हैकर से जानते हैं कि बिट से बनी हुई जो स्ट्रिंग है, ध्यान रखिएगा, बिट से बनी हुई होती है एक स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग को कैसे पकड़ना है बीच रास्ते में। तो आपने सुना होगा, अगर व्हाट्सएप चलाया तो आपने एक शब्द सुना होगा, एनक्रिप्टेड। योर मैसेज इज एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्टेड का मतलब कूट भाषा में हो जाना, यानी कि अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो पढ़ नहीं पाएगा इसको कहते हैं कूट भाषा में हो जाना, एनक्रिप्शन। लेकिन उसके बाद भी ऐसे ऐसे हैकर्स और मास्टर्स बैठे हुए हैं जो इस एनक्रिप्टेड मैसेज को भी बीच में से पढ़ सकते हैं। अब देखिए मजेदार बात क्या होती है। मजेदार बात यह है कि जो मैंने सीक्रेट कुंजी की बात करी, सीक्रेट की, इट कैन बी ऑफ एनी फॉर्म। अगर ये रास्ते में है, सपोज कीजिए मैंने ये की ही बना दी आपके सामने, अगर ये की रास्ते में है तो इसकी मुंडी इधर भी हो सकती है,
इसकी मुंडी उधर भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। दिस इज अनप्रेडिक्टेबल, अनिश्चितता है इसके साथ में, क्योंकि क्यूबिट किसी भी फॉर्म में हो सकती है, उस स्ट्रिंग को पकड़ा ही नहीं जा सकता। तो आप देखिए कि सिक्योरिटी का लेवल क्या होगा। ताली बजा दीजिए इस बात पर, क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता पर। आप सोच करके देखिए कि जब ये की किसी भी फॉर्मेट में होगी, जैसे कि यहां है तो ये प्रेडिक्टेबल है या अनप्रेडिक्टेबल है, कोई नहीं कह सकता या 0 है कि 1 है या 0 है कि 1 है या 0 है कि 1 है या 0, सब सुपर इम्पोज फॉर्म में है, सब सुपरपोजिशन फॉर्म में है, अध्यारोपण स्थिति में है पूरा सारा। क्योंकि चल क्या रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन या फोटोन, उनको आप नहीं कंट्रोल कर सकते। तो ऐसी स्थिति में आपकी ये जो सिक्योरिटी है, फिर से साइबर सिक्योरिटी का प्रश्न आता है ना, प्रश्न आ सकता है क्वांटम कंप्यूटर साइबर सिक्योरिटी में कैसे प्रभावी हो सकते हैं। मैंने आपको एक जवाब 125 शब्दों में लिखना होगा, यही उठा करके लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा आपको। एक उत्तर मिल गया, प्रश्न नोट कर लीजिए। साइबर सिक्योरिटी में क्वांटम कंप्यूटर किस प्रकार योगदान दे सकते हैं, बता दिया मैंने आपको। दूसरा एक बहुत बड़ा जादू का क्वांटम कंप्यूटर का दिखाता हूं। दूसरा जादू है मेडिसिन, यानी दवा और चिकित्सा। आप जानते हो कि दवाएं जो है किससे बनती हैं, अणुओं से, और अणुओं के व्यवहार को समझना बड़ा मुश्किल है। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अणुओं के व्यवहार को समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन चूंकि क्वांटम फिजिक्स खुद उसी अणु के व्यवहार का अध्ययन करती है, तो ये अपने आप में इतनी सम्मिश्रित है कि अणुओं के व्यवहार के अध्ययन से हम बेहतर दवाओं का निर्माण कर पाएंगे, बेहतर चिकित्सा दे पाएंगे। और एक और जादू बताता हूं आपको, क्योंकि फोटॉन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं बिना किसी टाइम और स्पेस के, तो आने वाले भविष्य में हो सकता है कि इस पूरे नेटवर्क को एक जगह से दूसरे स्थान पर, जिस तरह से आज आपका डिजिटल डाटा जाता है, उसी तरह से क्वांटम डाटा, क्वांटम नेटवर्क बना करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। और हो सकता है भविष्य में आप यहां बैठे बैठे सोचें और इमेजिनेशन करें और बहुत दूर तक सोच सकें। देखिए, एक बात तो बड़ी मजेदार है ही है कि पूरे जीवन और पूरा फ्यूचर जो है अनिश्चितता से भरपूर है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक चीज जरूर निश्चित है कि जो भी कुछ भविष्य है वो बहुत ही मजेदार और बहुत ही रोचक है। इसी के साथ पहला भाग क्वांटम कंप्यूटर्स का समाप्त होता है। सुनने और सराहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।